और अब खबरें विस्तार से। SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर ने शनिवार को NIA कोर्ट श्रीनगर में 4 अभियुक्तों के खिलाफ टेररिस्ट ओवरग्राउंड वर्कर्स सांठगांठ मामले में चार्जशीट दाखिल की। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकी हमले के 4 आरोपियों उमर मुश्ताक खान निवासी पुलवामा, मुर्तजा राशिद निवासी पुलवामा, सज्जाद अहमद डार निवासी अनंतनाग और अली काशिफ जान निवासी खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ओजिट ब्लू के ये मॉड्यूल एक सुनियोजित साजिश के तहत न सिर्फ आतंकवादी संगठन को सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए, बल्कि जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध लड़ने के लिए भी बनाए गए हैं, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत से सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना है। यह भी पता चला है कि OGW के ये मॉड्यूल विरोधियों के साथ गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शब्बीर। शब्बीर, ये कितना इसमें जो है और जो SIA की जो कार्रवाई है इसे किस तरह से देखा जाए, और ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी टेररिस्ट ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये जो सांठगांठ है, ये क्या बताता है? देखिए विशाल, पहले इस चार्जशीट की बात करें तो चार्जशीट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने पिछली बार देखा कि SIU भी जो है स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, और SIA है। SIA चूंकि NIA एक्ट के तहत बनी है, तो यहाँ पे चार्जशीट करना, जल्दी चार्जशीट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था और इसी पे जोर दिया जा रहा था। तो ये एक कार्रवाई के तौर पे इसको देख सकते हैं आप, क्योंकि जो OGWs का जैसा कि आपने जिक्र किया, OGWs की ऐसी बात है कि आपको पता नहीं है ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, और जब ये एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो कार्रवाइयां आपने यहाँ पे देखी, चाहे वो माइग्रेंट एम्प्लॉयज की किलिंग्स है या बाकी जो ऐसे टारगेट किलिंग्स हुई, उनमें इनका इस्तेमाल होता है। तो इनको चार्जशीट करना, इनको ढूंढ निकालना बहुत बड़ा मुश्किल केस होता है। इस मामले में सितंबर को 2022 सितंबर को एक इनपुट आया था, जिसमें यह पता चला था कि OGWs का एक ग्रुप नाम का जो मिलिटेंट पार बैठा है, वो इनको हैंडल कर रहा है। तो एक इन्वेस्टिगेशन के बाद इन 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिनका नाम आपने बताया, और फिर जाके उसी मामले में आज चार्जशीट हुआ है, और ये चार्जशीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। OGWs का जहां तक ताल्लुक है, आपने देखा 2 साल पहले बार जब ये मामला सामने आया था, OGWs का यहाँ पे एक अटैक हुआ था डलगेट से थोड़ी दूरी पर, वहां से लेकर ये सिलसिला शुरू हुआ कि ये जो OGWs का सिलसिला, ये ऐसे लोग हैं जो ओवरग्राउंड रहते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी लोग हैं जिनका पता भी नहीं चलता, आम जिंदगी में आम काम करते हैं, दिन में एकदम से उनको एक स्लीपर सेल के जरिए उनको एकदम एक टास्क दिया जाता है। ये अलग अलग इस मामले में भी ये कहा गया कि ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, और इनको पहले क्रैक करना और फिर आज चार्जशीट करना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो क्या ये समझा जाए शब्बीर के NIA की जो स्टेट यूनिट है SIA, उसने जो है NIA कोर्ट में जो 4 अभियुक्तों के खिलाफ ये जो चार्जशीट दाखिल की है, तो जैसा आपने कहा कि चार्जशीट दाखिल करना अपने आप में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, बड़ी कार्रवाई है, तो क्या अब जिस तरह से आपने देखा कि कई मामलों में जो डिक्लेयर्ड मिलिटेंट है या टेररिस्ट है जिनको हम कह लें, तो उनके घरों को सीज किया गया, उन्हें जो अटैच किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की गई, तो उसका भी एक सिलसिला चल रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो एजेंसियों के आपस में बेहतर तालमेल की वजह कर अब जो है ये बिल्कुल जिसका जो नेटवर्क है, जो आपने भी अभी बताया कि किस तरह से एक इसको क्रैक किया जाना, तो क्या आने वाले दिनों में हम और ऐसे मामले देख सकते हैं कि इसी तरह की और कामयाबी के साथ SIA जो आगे बढ़ेगा? देखिए विशाल, पॉलिसी ये गवर्नमेंट की है, जिसका होम मिनिस्टर भी जिक्र कर चुके हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, कि इकोसिस्टम
इकोसिस्टम पे अटैक करना है। यानी एक तो एक्टिव मिलिटेंट का आपको पता है वो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड मिलिटेंट को ट्रैक करना या उसको क्रैक करना फिर भी आसान रहता है, लेकिन जो उसका नेटवर्क, जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, वो सपोर्ट सिस्टम या ये OGWs बनाते हैं या और लोग जो इस तरह के अलहदगी पसंद सोच रखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट स्टेट जो यूटी गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि इन चारों कामों पे चारों दिशाओं में काम हो। एक पहले ये हुआ कि मिलिटेंट को तो आप कहीं भी ढेर कर सकते हैं, किसी भी इनकाउंटर में उसको मार सकते हैं, लेकिन उसको क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी आपने इस केस में भी देखा, इनक्रिप्टेड मैसेज आती हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है। अभी यहाँ की जो एजेंसीज हैं, आप J&K पुलिस की बात करें, SIA, NIA, SIU, ये मिलके अलग अलग फोराज में काम करती है और इनके साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं। वो एक्सपर्ट्स इन कोड्स को क्रैक करते हैं, किस तरह ये इनके संपर्क में है या अगर उनका कोई हैंडलर है वो किस तरह काम करता है। एक दूसरा काम आपने देखा कि यहाँ पे बैन कर दी गई जमात इस्लामी, उनके जो बिल्कुल उनके जो इदारे थे वो अटैच कर दिए गए। गवर्नमेंट समझती है कि इनका एक अलहदगी है, उस सोच के पे भी कार्रवाई की जा रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स सोच, और फिर अभी एक अच्छी खासी तादाद मिलिटेंट्स की है जो सरहद के उस पार हैं या LOC के उस पार हैं, या कई लोग तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में है जो यहाँ से गए, जिन्होंने कोई कुछ साल यहाँ पे कार्रवाइयों में भी शामिल रहे। जैसा कि आज आप जिक्र कर रहे थे कि बशीर अहमद पीर जो हाल ही में रावलपिंडी में मारा गया, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। वो मिलिटेंट था जो शुरू से 91 में वो मिलिटेंट बना और उस इलाके में वो लॉन्चिंग कमांडर था। लॉन्चिंग कमांडर एक ऐसा कमांडर जो 95 में जब इंसिडेंट हुआ, वहां से जो इतना बड़ा सरगना था वो जो भाग निकला, उसको लॉन्च करने में उसी शख्स का हाथ था, उसी ने उसको पार यहां से क्रॉस कराया। तो ये जो लॉन्चिंग कमांडर्स थे जो पार बैठे हैं, उनके रिश्तेदार अगर कहीं कांटेक्ट में, क्योंकि कई केसेस में पुलिस का कहना है कि जो मिलिटेंट पार बैठे हैं वो यहाँ जो लड़के हैं उनको रिक्रूट करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको यूज करते हैं फिर OGWs के तौर पे या फिर स्लीपर सेल्स के तौर पे। तो वो जो उनकी पूरी एक CID रिपोर्ट बनी हुई है, कौन कौन वहां पार है, उनके घरों में जाके उनकी एक तो छानबीन हो रही है और साथ में अटैचमेंट, चाहे कोई मिलिटेंट मारा गया है चाहे नहीं मारा है। इसके साथ नार्को टेरर के मामले में अभी आपने हाल ही में देखा कि जिन लोगों को जो नार्कोटिक्स में पाया गया उनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है। तो एक तरह से जैसा कि होम मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि पूरे मिलिटेंट इकोसिस्टम पे एक साथ एक बार में हमला किया जा रहा है, वही पॉलिसी है और इसके तहत इसका फल मिल भी रहा है। बिल्कुल शब्बीर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये जो बार बार बातें आ रही हैं, बड़े जो अफसरान हैं, DGP लेवल के हैं या जो मिलिट्री में भी, जो अभी हमने देखा कि किस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बयान दिया, जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में बहुत बेहतरीन तालमेल है, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन सब के नतीजे में जो आतंकवाद है उसका जो दायरा है वो सीमित होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI कोर्ट ने फिर 2 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की। CBI ने कोर्ट से सिसोदिया की कस्टडी 3 दिन बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी CBI हिरासत 2 दिन बढ़ा दी। कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका पर 10 मार्च को फिर से विचार किया जाएगा। CBI ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। CBI ने कोर्ट से कहा कि गवाहों के सामने सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी है। कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ बिठाकर पूछताछ की गई है। साजिश की जांच करनी है। कुछ डिजिटल एविडेंस हैं, उन्हें रखकर पूछताछ करनी है। वहीं मनीष सिसोदिया ने जज से CBI की शिकायत की। उन्होंने खुद जज से कहा कि CBI पूछताछ के नाम पर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। गौरतलब है कि सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। और दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए जाने वाले प्राइमरी इंचार्ज की संख्या, यानी प्राइमरी टीचर की जो संख्या है, उसे बढ़ाकर 52 से 87 कर दी है।
उपराज्यपाल के मुताबिक 29 प्रशासनिक जोन हैं और हर जोन से 3 प्राइमरी इंचार्ज फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जा सकेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजने का मामला काफी समय से राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव का कारण बना हुआ था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। पीएम पैकेज के कर्मचारियों ने जम्मू में अपना विरोध प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला किया है। पीएम पैकेज के कर्मचारी जम्मू में नौकरी के तबादले और वेतन जारी करने की मांग को लेकर 310 दिनों से धरने पर बैठे थे। कर्मचारी फोरम की ओर से धरना स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि कई क्षेत्रों में ज्यादातर कर्मचारियों के दोबारा ड्यूटी पर लौटने के बाद यह फैसला लिया गया। ऑब्वियसली एक थ्रेशोल्ड लिमिट आ चुकी है जहां पे हम टूट गए थोड़े से। अनफॉर्चुनेटली मैटर ऑफ लाइफ है, सेंसिटिव तरीके से देखना चाहिए था। 300 दिन में कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, नॉट इवन थ्रू टॉक्स, नॉट इवन थ्रू एनीथिंग एल्स। एम्प्लॉयज आर फाइनेंशियली चोक्ड, उसकी फैमिलीज बहुत ज्यादा सफर कर रही है। ही हैज लेफ्ट विद द ऑप्शन कि आप ज्वाइन कीजिए, उसके बाद सैलरीज निकलेगी। समथिंग की जो मैटर ऑफ लाइफ है वो रूट से ही एड्रेस नहीं हो रहा है। कश्मीर में जब तक इस हालातों में जो आज के, क्योंकि परसों की किलिंग के बाद भी भरोसा नहीं आता है। भरोसा तब आता है कि जब किलिंग से फुल स्टॉप लगे। जब माइंड सेट ही ये बने कि 4 मर रहे, 5 मरेंगे, 10 मरेंगे, तो उसमें भरोसा नहीं है। एम्प्लॉयज अपनी जान खुद बचाएगा। बातचीत के जरिए अगर कोई भी डिग्निटरी हमसे बात करना चाहती है या करने की, हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमसे बात करेगी, तो हम वो लेवल अब वो वाला ब्रिज बनाना चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी जिंदगियों को तो आप सेव करने के लिए हमसे कुछ बात करें। इतनी सी बात है। हम हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को कि सर प्लीज, हमने सब कुछ छोड़ दिया, प्लीज आप हमारा फैसला लीजिए। आप सोचिए आप कि हम आपके ही देश के नागरिक हैं, तो हमारे लिए सही क्या है। जो ऑलरेडी वहां पे जा चुके हैं, ना उनके पास कहीं रहने का इंतजामात है, ना वहां पे उनके ऑफिस में कहीं सिक्योरिटी के इंतजामात है। जैसे वो 12 मई से पहले जा रहे थे, आज भी वो वैसे ही जा रहे हैं। हाँ, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर दावे किए हैं कि सिक्योरिटी है, इनके रहने की व्यवस्था की है, लेकिन जो हमारे पास फीडबैक है उसमें एम्प्लॉय को अभी भी हरास किया जा रहा है, उसको अपने हाल पे छोड़ा गया है। अब हम चाहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इसको, अगर कुछ एम्प्लॉय की जान को बचाना है, इसको गंभीरता से ले ले, क्योंकि वहां पे लोग गए हुए हैं, उनकी मजबूरी का इतना ज्यादा फायदा ना उठाए। और इस पर भी बात करेंगे। शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, 310 दिनों तक ये एहतजाज चला, काफी लंबा अरसा था, और अब इन्होंने इसे स्थगित कर दिया है। ये थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इनके सामने अब रास्ता क्या बचता है। अगर ये वापस ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो जिस मुद्दे को लेकर इन्होंने एहतजाज किया था कि हमारी जानों को वहां खतरा है, उस पर क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए विशाल, आपने जो बयान उन्होंने दिए उससे साफ जाहिर है कि किस तरह की मजबूरी है, नौकरी है, और नौकरी के सामने आज की तारीख में वो भी जब नौकरी मिलना, उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन बॉल उन्होंने सरकार की कोर्ट में डाल दी। अब कश्मीर की सिचुएशन कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एम्प्लॉइज काम नहीं करते हैं। इनकी जो एम्प्लॉइज पहले हड़ताल पे बैठे थे या प्रोटेस्ट पे बैठे थे, इनमें से एक बड़ी तादाद आ गई थी जो यहाँ काम कर रही है। ये जाहिर सी बात है, इन्होंने भी मान लिया। अब बॉल सरकार के कोर्ट में है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में मिलिटेंसी लोवेस्ट ऐप पे है, बहुत कम मिलिटेंट है। OGWs की कार्रवाई, अभी हम यही जिक्र कर रहे थे कि किस तरह काम कर रही है गवर्नमेंट। पिछली बार अगर आपको याद हो, 2 दिन पहले मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से यही सवाल पूछा था कि जब उसके बाद से कि प्रोटेस्ट पे लोग बैठे थे, उन्होंने साफ मुझे कहा था कि आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है। मतलब उनका ये था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं और गवर्नमेंट को इस बारे में कोई कभी सोचा भी नहीं सरकार ने कि इनको वापस करेंगे। यानी ये हड़ताल एक तरफा थी, इनके साथ कोई बातचीत भी उस तरह की नहीं हुई। हाँ, आश्वासन जरूर है इस बात का, और अभी भी गवर्नमेंट कह रही है कि सिक्योरिटी के लिए जिस तरह के इंतजाम करने हैं उनकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उनके लिए रिहाइश का भी कुछ नई जगहों पे भी बना रहे हैं इनकी रिहाइश का। कंगन में हाल ही में एक बड़ा कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ऐसी जगहों पे कोशिश की जा रही है, जगहों पे रहें।
लेकिन काम इनको दफ्तरों में करना है। उसके लिए एक कोशिश ये की गई थी कि जो मुलाजिम है, जो पैकेज के तहत मुलाजिम है या जिनको खतरा है, उनको ऐसी जगहों पे लाया जाए, सिटी सेंटर्स में या डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में, ताकि वो ऐसे इलाकों में ना हो जहां पे वो वल्नरेबल हो, जहां पे इन पे कोई हमला कर सकता है। तो ये एक कोशिश। अब की बार जो पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से एक बार फिर ना इनके जहनों में, इन लोगों के जो एम्प्लॉइज हैं उनमें परेशानी हुई। सरकार के लिए चैलेंज ये है कि बेशक आपने मिलिटेंसी कम कर दी, इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं, वायलेंस बहुत कम है, मिलिटेंट वायलेंस, लेकिन ये चैलेंज हमेशा रहता है कि कोई कब एक सॉफ्ट टारगेट पकड़ ले। जी, मिलिटेंटों ने शायद ये समझ लिया है कि कोई भी सॉफ्ट टारगेट लेके वो सरकार को परेशान कर सकती है, और तभी परेशानी होती है इन एम्प्लॉइज की, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनका किसी इसके साथ वास्ता नहीं, इनके साथ पुलिस आप 24 घंटे रख नहीं सकते, इनको आम दफ्तरों में काम करना है। लेकिन अब की बार एक अच्छी बात इस बार हुई, जब राजेश शर्मा का पिछली बार कत्ल किया गया तो सिविल सोसाइटी काफी सामने आई है। जो आम लोग जो पहले खामोशी से इसका एहतजाज कर रहे थे, वो सड़कों पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं और बरमला कह रहे हैं कि नहीं, ये जो कत्ले आम है आम इंसानों का, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक सोशल सिक्योरिटी है, और इसी सिक्योरिटी के दम पे जो पंडित एम्प्लॉइज हैं या पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं, यहाँ सबसे बड़ी सिक्योरिटी की उनकी जो यहाँ के आम लोग हैं वो बन सकते हैं। सरकार बेशक डोमिनेंस कर सकती है, मिलिटेंसी पे काबू पा सकती है, वो एफर्ट्स गवर्नमेंट कह रही है हम कर रहे हैं। इनकी रिहाइश का बेहतर इंतजाम हो ये जरूरी है, और इनकी सिक्योरिटी का भी, लेकिन सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है क्योंकि ये यहीं के लोग हैं, इसी समाज के लोग हैं, और इसी समाज में उनको अलग एम्प्लॉइज के साथ अलग जगहों पे, अलग स्कूलों में, अलग में या अलग दफातर में काम करना है। वहां पे सोशल सिक्योरिटी, वो लोग आसपास बने रहते हैं। उसका एक पॉजिटिव साइन हमें इस बार नजर ये आया कि जो लोग खामोशी से एहतजाज कर रहे थे पहले जब किलिंग्स होती थी, अब वो बरमला बाहर आके आपने देखा कई जगह पे, कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। आज भी बडगाम से रिपोर्ट आई कि पंचायत समिति जो है वहां पर उन्होंने आज बाकायदा एक जो है वो मार्च निकाला और इसकी मजम्मत की। बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो फैसला है वो जो एहतजाज कर रहे थे लगातार पीएम पैकेज कर्मचारी, उन्होंने अपने इस प्रदर्शन को फिलहाल मुलतवी किया है, स्थगित कर दिया, और उसके जो है वो अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो अपने काम पर लौटेंगे। और एक तरह से उन्होंने, जैसा आप मेरे संवाददाता कह रहे थे, कि सरकार के जिम्मे दरअसल इसका एक तरह से उन्होंने फैसला छोड़ दिया है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी 7 मार्च को नागालैंड और मेघालय में बनने वाली एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वहीं 8 मार्च को त्रिपुरा में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाएंगे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने प्रदर्शन बेहतर किया है और 3 एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मेघालय में 7 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, तो नागालैंड में उसी दिन दोपहर 1:45 पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। वहीं त्रिपुरा में 8 मार्च को 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। पिछले 4 दिनों से एक ऐसी खबर सड़क से सदन तक, पटना से चेन्नई और दिल्ली तक सुर्खियां बटोर रही है, जिसकी सत्यता यानी जिसकी सच्चाई और आधार का कोई ठिकाना ही नहीं है। पुलिस अफवाह तो विपक्ष हकीकत बताने में लगी है। पुलिस कह रही है कि लगातार ये अफवाह है, जबकि विपक्ष यानी कि बिहार में विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि सही है। ऐसे में तमिलनाडु में बिहार के लोगों के कथित पिटाई के मामले की हकीकत जानने के लिए बिहार के अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु पहुंच चुकी है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस हिंसा की अफवाह फैलने के बाद लोगों को समझाने में जुटी है कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु में हिंदी भाषी और बिहार के मजदूरों पर हमले की खबर पर सड़क से सदन तक बवाल मचा है। इस मामले में खुद तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बात की। मजदूरों पर कथित हिंसा पर कहा, अफवाह फैलाने वाले देश के लिए खतरनाक हैं। अफवाह एकता के लिए खतरनाक है। दहशत फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई।
तमिलनाडु की पुलिस भी इसे पूरी तरह से अफवाह बता रही है, तो बिहार से एक विशेष टीम मामले की जांच के लिए तमिलनाडु पहुंच चुकी है। ये 4 सदस्यीय टीम जमीनी हकीकत जानेगी और त्रिशूर में रह रहे बिहार के लोगों से बातचीत करेगी। हालांकि जब से तमिलनाडु में हिंदी भाषियों के खिलाफ हिंसा की अफवाह फैली है, तब से वहां की पुलिस बाहरी लोगों को समझाने में जुटी है कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का सपोर्ट और सुरक्षा उनके साथ है। पुलिस ने अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारे साथ जब हम जहाँ पे रह रहे हैं हमें कोई दिक्कत है क्या? अगर हमें दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं पूरा शहर संभाल रहा हूँ, मैं आके आपके साथ बोल रहा हूँ, पूरा शहर से इतना लोग प्रेस है, प्रेस को मैं दे चुका हूँ। अगर कहीं पे भी कुछ भी है वो गलत भाषा में नहीं कर सकता। सिर्फ ऐसा आप सबको मेरी देख लीजिए, आराम से काम कर लीजिए। आप सबको हमारी सपोर्ट, सुरक्षा और ठीक है ना? सब कुछ है। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अगर श्रमिक किसी संकट में हैं, तो वो इन नंबरों पर पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। तमिलनाडु पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 4021-220-3313 पर आप संपर्क करें। 9498-101-300 पर मदद मिलेगी। सपोर्ट के लिए 9498-101-320 पर मदद मांगे। यही नहीं, तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के एसपी सरोज कुमार ठाकुर, जो मूल रूप से बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं, उन्होंने भी एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की कि झूठे और अफवाह फैलाने वाले वीडियो या खबरों पर ध्यान नहीं दें। आपसे ये भी अनुरोध किया जाता है कि आप झूठ और भ्रम फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित ना करें। किसी भी झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने वाले पर तमिलनाडु पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु पुलिस इस मामले में संवेदनशील है। पिटाई की खबर सच है या अफवाह, ये बिहार पुलिस की जांच में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते, तमिलनाडु में कथित तौर पर बिहार के लोगों की पिटाई की खबर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने लगातार तीसरे दिन सरकार पर निशाना साधा, जिसका जवाब सत्ताधारी दलों के नेताओं ने दिया है। वैसे तो हर होली और दिवाली में बाहर से बिहार आने वाली ट्रेनों में यही तस्वीर दिखती है, लेकिन इस बार होली के मौके पर स्थिति बदली हुई है, क्योंकि इन ट्रेनों में बहुत से वैसे मजदूर हैं जो डर के मारे तमिलनाडु से बिहार वापस लौट रहे हैं। डर की वजह है कथित तौर पर तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई। हालांकि तमिलनाडु पुलिस पिटाई के वीडियो को गलत बता रही है, लेकिन वायरल वीडियो ने बिहार की सियासत गरमा दी है। बीजेपी नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले विरोधी दल के नेता थे तब भी उनको पता नहीं चलता था, आज उप मुख्यमंत्री है, पूरा तंत्र है, तब पता नहीं चल रहा है। तो ये दोष लालू जी से जाके उनको पूछना चाहिए। एलजेपी रामविलास चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार की वजह से देश भर में बिहार के लोगों की स्थिति खराब है। इनकी वजह से बिहारी शब्द गाली बन गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। इनकी वजह से बिहारी दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। पलायन के आंकड़े देख लीजिए, इनकी वजह से साल दर साल वो आंकड़े बढ़ते हैं। वहीं आरजेडी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि बीजेपी का काम ही है अफवाह फैलाना और माहौल को खराब करना। ये बीजेपी का प्रोपगंडा है और इनका केवल नफरत पैदा करना इस देश में काम है। इनके पास कोई वजह नहीं है। तो हमें लगता है भाई ऐसे जब बिहारी अस्मिता और बिहारी सुरक्षा का बात आए तो ये दलीय भावना से ऊपर होता है, ये राजनीति से ऊपर होता है। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन तमिलनाडु के चेन्नई मेट्रो में काम करने वाले बिहार के लोगों का कहना है कि वहां स्थिति बिल्कुल सामान्य है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। मेरा नाम खुर्शीद शेख है, मैं कोलकाता से हूँ, आईटीडी में काम करता हूँ चेन्नई मेट्रो में। अभी सब इधर उधर देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है, लेकिन हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से ड्यूटी आ रहा हूँ, रूम जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ मार्केट में। कोई परेशानी हम लोग का अभी तक हुआ नहीं है। बाकी ये है।
हम लोग आराम से ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं यूपी ज़िले से सिद्धार्थनगर से हूँ और हम लोग ITD सिमटेंशन इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे हैं और हम लोग को मतलब यहाँ पे सेफली रूम है और खाना पीना मिल रहा है सेफली, मतलब गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना रोजगार यहाँ कर रहे हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इससे दो राज्यों के संबंधों पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जब तक वायरल वीडियो पर स्थिति पूरी तरह साफ न हो जाए तब तक नेताओं को सियासी बयानबाजी से बचना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना आनंद अमृतराज के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।